तैयारी सिलेबस क्यों पढ़ाना पड़ता है आपको? क्योंकि आप पूरे भारत में किसी भी जगह पर पोस्ट हो सकते हैं। आज आपकी पोस्टिंग हो सकता है कि बिहार में हो, लेकिन 2-4 साल के बाद उस ऊपर के भाग में उत्तराखंड में हो गई। तो आपको समझ में आना चाहिए कि उनका कल्चर कैसा है और बिहार का कल्चर। क्योंकि कई बार एक व्यक्ति जिस कल्चर में पलता बढ़ता है उसको लगता है कि उसी का कल्चर सबसे है। जैसे बड़ा सिंपल सा उदाहरण, जो पंजाबी व्यक्ति वो कहता है जब तक पराठे पे तेल ना हो। किस बात का पराठा? साउथ इंडियन कहेगा भाई ये ऑयली खाना हमें पसंद नहीं। गुजराती कहेगा जब तक कि चीनी ना डाली जाए। किस बात की कढ़ी और किस बात का सब्जी और चावल? राजस्थान वाला कहेगा कि जब तक मिर्ची इतनी ना हो कि सिर पर पसीना ना आए। तो किस बात का स्वाद रहा? तो हमें सबके कल्चर का सम्मान करना है, सीखना है कि भाई उनका ये कल्चर है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका भी अपना नजरिया सही है। जैसे साउथ इंडिया में सगे मामा की बेटी के साथ शादी होती है हिंदुओं में। शायद कई लोगों को पहली बार पता चले, खास करके मध्य प्रदेश से निचला हिस्सा। पर नॉर्थ इंडिया में अगर ऐसा हो जाए तो खाप पंचायत बिठाकर बाहर निकाल देंगे। अब मान लो, कल्पना करो तुम्हें कल्चर की स्टडी नहीं की थी, तुम डीएम थे और कोई विवाद आया और आप प्योरली यूपी के पंडित हैं और मामला सामने आया। आपने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़के का मामा और लड़की का पिता हूं। आप गए कंफ्यूज, ये चल क्या रहा है भाई? कभी आप कह रहे हो मामा हो, कभी कह रहे हो ससुर हो क्या तुम? तो अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंडिया में, हिंदुओं में भी, साउथ इंडिया में खास करके सगे मामा की बेटी से विवाह होता है और ये कॉमन है। तो यहां कल्चरल डिफरेंस आने के कारण हो सकता है आप मुद्दे को ना समझ पाओ और कहीं से कहीं निर्णय चले जाए। इसलिए यूपीएससी चाहती है कि इतना बड़ा तुम्हें पद दे रहे हम, तुम जानो इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है। सवाल है कि प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंस। तो प्रीलिम्स में टोटल कितने प्रश्न आते हैं जीएस में? तो इसका दायरा बताऊंगा मैं, मिनिमम से मैक्सिमम। और ये जो दायरा बता रहा हूं मैं 2011 से लेकर 2022 के बीच का। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 सवाल। कोई एक्सेप्शनल एक आध साल जिसमें आपको 20 एक मिल जाए वो बात अलग है। कितने सवाल आते हैं प्रीलिम्स में? 5 से 15, एवरेज 10 पकड़ेंगे हम। मेंस में क्या ये मेंस में आता है? तो जी हां, हमारे यूपीएससी के मेंस में कुल 7 पेपर होंगे। कितने? जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर, एक निबंध का पेपर। ये 7 और 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिनको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जिसमें मैं कहूंगा कि ये किस पेपर में आएगा वो आइडिया रखना। तो कितने मेंस में पेपर होते हैं? 7 में ये जीएस के पेपर 1 में आएगा और 2 प्रश्न लेकर आता है ये 10 नंबर और 15 नंबर का। एक 10 नंबर का और एक 15 नंबर। मतलब कितने मार्क्स की जरूरत है? पूरा कोई भी पेपर 250 नंबर का होगा यूपीएससी के मेंस में। एक भी पेपर कितने का? 250। तो समझ जाना कि मैंने जो बताया नंबर वो कितने में से बताए हैं? 250 में से। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते चलना। इसके लिए जनरली शिक्षक थोड़े कम हैं, किताबें भी कम है, लेकिन एक अच्छी किताब मानी जाती है नितिन सिंघानिया। तो एक तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्लस एक एनसीईआरटी की भी बहुत अच्छी किताब है, क्लास 12th या 11 में है, 11th में, कल्चर बेस्ड बहुत अच्छी किताब है। तो ऑब्लिक कर रहा हूं मैं, प्लस नहीं लिखना, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब या प्लस बिना टीचर के इसे मत तैयार करना। क्योंकि तुम डांस जब पढ़ोगे तो तुम सोचोगे अच्छा डांस है ये, यहां तो मैं ही बता सकता हूं कैसा होगा, पर वो वैसा नहीं है। हमें उससे बताना है
कि सोशल और कल्चरल पर क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे पिछले साल मेंस में एक सवाल आया था कि दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर था, उसने इंडिया की सोसाइटी और रिलीजन को कितना अफेक्ट किया। तो ये उत्तर वही विद्यार्थी निकाल पाएगा जिसने एनालिटिकल स्टडी की है कि दक्षिण में जो आर्किटेक्चर मंदिरों का था वो धर्म से कैसे जुड़ा था, समाज पर उसके कारण किस तरीके का वर्गीकरण हुआ जाति वाइज, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये कौन बता सकेगा जब आपको कोई शिक्षक उस डायरेक्शन में बताने जाएगा। अब बच्चे कहते सर मैं नितिन सिंघानिया 4 बार पढ़ ली लेकिन मैं उत्तर नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि राइटर जानकारियों का कलेक्शन देता है, शिक्षक उस कलेक्शन की डायरेक्शन निकालता है कि देखो भाई तुम्हें ऐसे पढ़ना है, इसको ये समझना है तुम्हें इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल जब महात्मा गांधी को हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो राइटर जो लेखक होगा वो गांधी के सब बातें बता देगा, लेकिन मैं गांधी का एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि गांधी इतने फेमस इसलिए हुए क्योंकि वो बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे। अब आपको ये मैं समझाऊंगा कि मध्यस्थ कैसे, वो पूंजीपति और मजदूरों के बीच में मध्यस्थता करने वाले दुनिया के अकेले व्यक्ति रहे। कार्ल मार्क्स मध्यस्थता नहीं कर पाए लेकिन गांधी करके दिखाए। मजदूरों की हड़ताल में वो भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन पूंजीपतियों के लिए अंग्रेजों से लड़ेंगे कि इन्हें भी उद्योग खोलने का अधिकार दो। पूंजीपतियों के लिए भी लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए भी लड़ रहे हैं। गांधी जी हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण और हरिजन के मध्य की भी कड़ी रहे। वे विभाजन को, जाति विभाजन को विशेषज्ञता के आधार पर सही ठहराते कि जिसको जो आता है वही करे, लेकिन वो इस बात के घोर विरोधी है कि किसी के कार्य को सम्मान और किसी के कार्य को अपमान न किया जाए। तो मुझे बताओ ये तुम्हें कौन सी किताब बताएगी? राइटर तुम्हें कलेक्शन देता है। गांधी जी ब्रिटेन और भारत के बीच कनेक्टिव कड़ी है। वो ब्रिटेन की लोकतंत्र में विश्वास करते कि ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है, अच्छा राष्ट्र है, इसलिए तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन में भारतीयों की भर्तियों को प्रेरित करते हैं। लेकिन वो भारतीयों के भी बहुत बड़े कट्टर समर्थक रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे भारतीयों के अधिकारों के लिए। तो एक ऐसे व्यक्ति जो हर जगह फिट हो जाते हैं वे राजनेता भी है और साधु भी है। वे केवल धोती पहनते हैं, न्यूनतम वस्त्र और न्यूनतम भोजन एक साधु के लक्षण है उनके अंदर, लेकिन वो भारत के निर्णयकर्ता भी है, वह एक अच्छे पॉलिटिशियन भी है। तो ये चीजें आपको केवल एक शिक्षक का मतलब कहना चाह रहा हूं, जानकार, भाई जिसने पढ़ा है, चीजों को जाना है, वही बता पाएगा कि इसको किस डायरेक्शन में आपको देखते आना चाहिए। इसलिए टीचर की मदद इसमें आप 100% ले। मतलब मैं कुछ विषय बताऊंगा जहां आपको खुलकर बता दूंगा कि देखो भाई टीचर नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी पढ़ लेना। दूसरे विषय पर आ जाते हैं, कक्षा 11वीं 11 क्लास की 11 की एनसीईआरटी दोनों मीडियम में मिल जाती है। नहीं, एनसीईआरटी को तो एनसीईआरटी से पहचानिए, लेखक भले ही 20-30 है उसके, लेकिन हम उसका नाम एनसीईआरटी से पहचाने। दूसरा विषय एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का प्राचीन भारत का इतिहास। प्रीलिम्स में हमें इसमें पढ़ना क्या होता है? देखो इसमें पढ़ना होता है पूरा पाषाण काल। एक जमाना था जिस समय कोई नगर नहीं, कोई गांव नहीं, हम जंगलों में बसते थे। कुछ छोटी छोटी जंगलों में गुफाएं मिली है, जैसे एमपी में भीमबेटका की गुफाएं। तो उस जमाने में लोगों के बारे में कोई ज्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन एक मोटा आइडिया होना चाहिए। क्यों यूपीएससी चाहती है कि तुम पढ़ो? भविष्य उसी का सही होता है जो अपना भूत जानता है।
जिस व्यक्ति को भूतकाल का ज्ञान नहीं, वो अपना भविष्य क्या सवारेगा। तुम्हें दुनिया और भारत का भविष्य सुधारना है तो तुम्हें पहले भारत और दुनिया का भूतकाल पता होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए कि तुम्हारे पिताजी पड़ोसी के साथ नफरत करते हैं, तुम देखते हो कि कई बार लगता है पिताजी जानबूझ के नफरत करते, जबकि नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतिहास थोड़ी पता है, उनका इतिहास उन्हें पता है। जब तक तुम उनका इतिहास नहीं जानोगे तब तक उनकी नफरत का वास्तविक कारण, जिस व्यक्ति ने भारत चीन के बारे में पुराने संबंध ना पढ़े हो, भारत अमेरिका के, भारत ऑस्ट्रेलिया के, भारत ब्रिटेन के पुराने ऐतिहासिक संबंध ना पता हो, वर्तमान के संबंधों को कैसे जांचेगा। आईआर पढ़ना है तो इतिहास जानना पड़ेगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ही क्यों ना हो। हमें जानना पड़ेगा कि क्या चाइना पहले से ऐसा बदमाश था कि छोटी छोटी जगह कब्जे में करता था, कि पहले ठीक था। क्या पहले भी अमेरिका हमारा इतना अच्छा मित्र था कि अभी हुआ है। हमें ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इसका सिलेबस पूरा पाषाण, फिर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल के बाद, वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, वैदिक उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में आते हैं, 16 महाजनपद। यही 16 महाजनपद में अधिकतर घटनाएं हुई है रामायण महाभारत वाली, और इसीलिए कई प्रकार की अपनी अपनी कथाएं हैं। इतिहास में हम उसको केवल एक प्रमाण के रूप में लेते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से सत्य नहीं मानते। फिर महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आएगा, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्योत्तर के बाद गुप्त काल आएगा, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा। फिर साउथ इंडिया के जो फेमस हैं, सातवाहन, चोर, चेल, आपने पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत हल्का नहीं भी पढ़ा तो कोई टेंशन, बट ये सिलेबस होता है किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री में। जैन और बौद्ध धर्म कैसे उदयमान हुए उनको पढ़ना होता है। इसमें सवाल अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी 2 से लेकर 5 सवाल का मटेरियल पकड़िएगा। एवरेजन पकड़ेंगे तो 3 सवाल। मेंस में नहीं आता है, जहां मैं क्रॉस लगाऊं समझेंगे कि मेंस में नहीं आएगा, मतलब मेंस में कहीं कोई लेना देना नहीं है इसका। किताब के रूप में बहुत बढ़िया किताब है RS शर्मा, राम शरण शर्मा, कक्षा 11वीं की पुरानी ओल्ड NCERT प्लस। यहां पर मैं कहूंगा कि टीचर की मदद लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन ये चीज अगर हिस्ट्री पढ़ने का आपके पास अनुभव और आनंद है तो आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में कोई एनालिटिकल है थोड़ी, फैक्ट जिसको पता होंगे, पर थोड़ा सा टीचर की मदद से, क्योंकि बड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये टीचर ज्यादा बता पाएगा। तीसरा विषय मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये सेपरेट है, ये समझ पा रहे हैं ना आप लोग। मिडेवल हिस्ट्री छोटा सा सिलेबस है। पिछले साल अचानक यूपीएससी को क्या लगा, थोक के भाव में सवाल दे दी और बच्चे पढ़ना बंद कर चुके थे। यूपीएससी ऐसा करते रहती है कि जब तुम पढ़ना बंद करो हम फिर पूछ लेंगे। इसलिए बढ़िया पॉलिसी यूपीएससी की, सब पढ़ो, कुछ छोड़ो नहीं। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा चल जाता है, बट पढ़ना तो सब क्या पढ़ना है इसमें, 2 ही बड़ी चीजें पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत काल 1192 से लेकर पानीपत के
प्रथम युद्ध तक। फिर दूसरा मुगल काल, पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर प्लासी की लड़ाई तक। अभी तुम जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर बताऊं कि 1192 से मेनली क्या हुआ। वैसे तो कई लोग 712 भी लिख देते हैं, क्योंकि 712 से 1192 इसको कहते प्री मिडेवल, पूर्व मध्यकाल या संक्रमण काल, और 1192 से लेकर 1757 तक उत्तर मध्यकाल। ये पढ़ना होता है, दो ही चीजें पढ़नी है, मतलब उत्तर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इसी में आपको पढ़ने सारे मुगलों को। पीटी में अचानक चमत्कार हो जाते कई बार, 2 से 7 सवाल, पर मेंस में कोई लेना देना नहीं। तो इसे भी आप खुद पढ़ सकते हैं। टीचर की मदद लोगे तो जल्दी होगा, बट खुद सेल्फ किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। किताब के रूप में एक तो सतीश चंद्र एनसीईआरटी बढ़िया है, पूनम दलाल की एक किताब आती है टाटा मेघरा हिल की, उसे भी पढ़ सकते हो, ऑब्लिक करके बता रहा हूं। साथ ही साथ अलग अलग है, हाँ, टाटा मेघरा हिल की एनसीईआरटी है। अब मान लीजिए, एक ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने पहले से ही कोई किताब खरीद ली थी, कोई भी किताब बुरी नहीं है। मैं ये जो किताब बताने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही इकलौती बेस्ट है। आपके पास एंशिएंट में कोई दूसरी भी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 10-12% डिफरेंट होता है। टीचर की मदद ले रहे हो तो फिर तो टेंशन मत लो, जो किताब है वही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। किताब एनसीईआरटी की किताब, और मिटा दो अब इसको, मतलब अगले पेज पर आऊं, चौथे सब्जेक्ट पर आ रहे हैं हम लोग। क्लास के ने 11वीं की है ये एनसीईआरटी, ये 11वीं की है ओल्ड एनसीईआरटी, 11 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। जिन लोगों को ये किताब कठिन लगे और इंग्लिश मीडियम हो, तो इससे ज्यादा बढ़िया तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं, बट तमिलनाडु बोर्ड में हिंदी नहीं है। तो अगर जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम और जिनको लगता है कि वो इंग्लिश पढ़ सकते, तो बढ़िया किताब इनसे तमिलनाडु बोर्ड की, वैसी बिल्कुल सेम ओल्ड, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पर मिडेवल। क्योंकि देखो, तमिलनाडु बोर्ड ने जो किताब बनाई उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिणी भारत के इतिहास को काफी अच्छे से बताया है, वो नॉर्मली मिलता नहीं था, तो एक थोड़ा इजी हो जाता है, सीक्वेंस सेट हो जाता है, और अच्छी तरह से बनाई किताबें उन्होंने। अब आते हैं चौथे सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। भारत का आधुनिक, भारत का इतिहास। इसमें हमें रियल में पढ़ना होता है। वैसे इसकी शुरुआत 1757 से कहते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है 16वीं सदी से, या मैं कहूंगा 15वीं सदी से, 17वीं सदी से, 1600 से लेकर 1947। अब नया सिलेबस यूपीएससी ने जोड़ दिया, 1947 से लेकर 2020 12-22 तक पूरा पढ़ना है, मतलब वर्तमान तक पढ़ना है। अब तो ज्यादा नहीं, कभी कभार ही सवाल आता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या पढ़ना है इसमें, कैसे यूरोपियन कंपनियां भारत आई। आप लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी पे सुना होगा, थोड़ा दिमाग में रहता है, पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, पता तो चले कि ये बदमाश लोग कैसे आए भारत में, क्या सोच कर आए, क्या माइंडसेट था इनका। फिर इसी में हमें पढ़ना होता है 1857 की रिवोल्ट, जो विद्रोह हुआ था। फिर गांधी जी आते हैं 1914-15 में, वो आगमन, फिर गांधी जी के आंदोलन, फिर भारत की आजादी, आजादी के बाद देश कैसे चला, वो सब कुछ। क्योंकि ये चीज तो यूपीएससी के एस्पिरेंट को ही नहीं,
एक भारतीय को भी हल्का फुल्का पता होना चाहिए ताकि वो व्हाट्सएप और फेसबुक की गंदगी से बच सके। पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में 2 सवाल 10-10 नंबर के, 2 सवाल 15-15 नंबर के, 50 नंबर का वेटेज किसमें? मेंस में। जीएस पेपर 1, कौन सा जीएस पेपर 1? मेंस का। बाकी जो मैं बता रहा हूं सब पीटी के जीएस पेपर 1 जीएस में आता है। तो ये मेंस में भी 50, कितने में से 50? 250 में से। इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में किताब की अगर हम बात करें तो एक किताब है इसमें स्पेक्ट्रम, एक और किताब आती है इसमें बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी। बाकी इसको तो टीचर से ही पढ़ना, कारण है कि इसका मेंस लिखना पड़ेगा और मेंस में आपको पता चले सोच कैसी होती है, क्या डायमेंशन में हमें सोचना है। हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से अंग्रेज प्लानिंग कर रहे थे भारत को कब्जे में करने के साथ साथ विकास करने की भी, और क्यों वो भारत का विकास करना चाह रहे थे, हमें क्यों उन्होंने अशिक्षित घोषित किया, क्यों हम पर हंसे, वो सब चीजों के जवाब। फिर 5वें नंबर पर आता है वर्ड हिस्ट्री, वो भी मॉडर्न, मॉडर्न वर्ड हिस्ट्री, केवल आधुनिक विश्व का इतिहास। ये पहला विषय जो पीटी में नहीं आता, केवल मेंस में आता है, वो भी मात्र एक क्वेश्चन, कभी 10 नंबर का तो कभी 15 नंबर का। मेरा सजेशन है मात्र टीचर जो पढ़ाए, कोई किताब मत पढ़ना, कोई किताब नहीं। जो टीचर बता रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बहुत ही सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। 6वां विषय इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। मेंस में पेपर 1 में, जीएस पेपर 1, पीटी में नहीं।